और आज की क्लास में बर्गर खाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, बर्गर नहीं खाने वाला है, पढ़ेंगे तो फिजिक्स से। बस इस बर्गर की हेल्प से मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि जब ये बन की प्लेट्स के बीच में कोई स्लैब नहीं था तो इसका टेस्ट कुछ और था, और जब इसके बीच में ये 1 2 3 4 डिफरेंट स्लैब्स हमने इंसर्ट कर दिए तो इसका फ्लेवर कुछ और हो गया। ऐसे ही हमारे कैपेसिटर के साथ भी होता है कि जब हमारे कैपेसिटर के बीच में सिर्फ वैक्यूम होता है या एयर होती है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और होता है, उसका टेस्ट कुछ और होता है। और अगर मैं इस स्लैब के बीच में कोई मैं इस कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूं तो इसका फ्लेवर कुछ और हो जाता है, इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसे इस बर्गर का टेस्ट चेंज हो गया है। मैं हूं निखिल काम्बोज और आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पुट द हेडिंग कैपेसिटेंस विद स्लैब, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। आज हम कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल ये शायद लेक्चर नंबर 7 है और हमें आज पढ़ना है कैपेसिटेंस विद स्लैब। कि किसी कैपेसिटर के बीच में, देख रहे हो ग्रीन कलर का अगर प्लेट आ जाए, कोई स्लैब इंसर्ट कर दे तो उसकी प्रॉपर्टीज पे, कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसका हमको आज डिस्कशन करना है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले जो टर्म है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, इसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। चैप्टर नंबर 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैं हेल्प ले रहा हूं अपने कूलम्स की। कूलम्स लॉ ने एक काम की चीज बताई थी। क्या बताया था कि अगर मैं दो चार्ज लूं, एक Q1 और इधर एक Q2, और इनके बीच में फोर्स निकालूं कितना, अभी बीच में देखो कुछ नहीं है, खाली जगह है, वैक्यूम है, मैं इसको F नॉट कह देता हूं। F नॉट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R बीइंग द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये कूलम्स लॉ है। लेकिन अब एक सिनेरियो लो या एक सिचुएशन लो जब यहां बीच में क्या होता है, कोई मीडियम आ जाता है। मीडियम के आने से क्या हुआ, कोई जो फील्ड लाइंस Q1 से Q2 पे जा रही थी या Q2 से Q1 पे आ रहे थे, उसमें कुछ चेंजेस आ गए। हो सकता है वो बढ़ गई हो सकता है वो कम हो गई हो, बट अब कुछ चेंज आ गया है। तो जो अब विद मीडियम है ना, दिस इज विद एयर, मैंने लिया था एयर और वैक्यूम, यू कैन से नाउ विद मीडियम इन बिटवीन। जब बीच में कोई मीडियम आ गया तो क्या होगा, तो अब हमारा जो फोर्स हो जाएगा, नया फोर्स हो गया है। लेट्स से मैं उसको Fm से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था, यही तो परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। देखो परमिटिविटी का मतलब है कि मीडियम कितना परमिट कर रहा है ना। मैं थ्योरेटिकली इसको ऐसे समझ सकता हूं, मीडियम कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मूव करने के लिए। कुछ मीडियम होते हैं बहुत अच्छे से परमिट करते हैं, कुछ होते हैं जो अच्छे से परमिट नहीं करते। तो ऐसे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन m बीइंग द परमिटिविटी ऑफ दिस येलो रीजन, ये हमारा एप्सिलॉन m हो गया। चार्ज तो चेंज नहीं किया, वो तो वही है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, वो तो वही है। तो ये हमारे पास दो फोर्स आ गए। इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होता है, इन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो होता है F नॉट अपॉन Fm, if I divide these two, I will get epsilon m upon epsilon नॉट। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोथ आर सेम थिंग। सो व्हाट इज दिस, relative permittivity or dielectric constant is defined as force experienced between two charge when they are placed in vacuum or air to the force experienced by same two charges placed same distance apart when they are placed in some medium। जिस मीडियम की डायलेक्ट्रिक या परमिटिविटी है एप्सिलॉन m। अब ये ऊपर नीचे कैसे हो गया, क्योंकि ये इनवर्स था। F नॉट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Fm इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो जब डिवाइड करेंगे ना, ये
ऐसे ही बनेगा। दैट्स दिस इज माय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सेम चीज अब मैं कैपेसिटर्स में करना चाहता हूं, है ना। तो अब कैपेसिटर्स में देखो कैसे करेंगे। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज डायग्राम नंबर 1। यहां पर दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2। दोनों प्लेट के बीच में भी क्या है, वैक्यूम है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ली जाएगी, दोनों के बीच में वैक्यूम है। तो मैं अगर बोलूं इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आई हैव द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये मत बोलना कहां से आया, बहुत मारूंगा, है बहुत डेरिवेशन कर लिया है ऑलरेडी, हम बहुत अच्छे से ड्राइव कर चुके हैं इसको। जिन्हें नहीं मिल रहा पीछे पेज पलट के देखो, किया होगा 3-4 पेज पीछे पलटोगे मिल जाएगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये हमारा कैपेसिटेंस है जो बीच में वैक्यूम है ना, बीच में वैक्यूम है। अब क्या करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख रहे हैं, ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का कुछ फ्लूइड हमने बीच में डाल दिया, जिसकी परमिटिविटी अब मैं ले रहा हूं, लेट्स से इसको मैं एप्सिलॉन m कह देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां भी एप्सिलॉन m लिया। ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड या स्लैब आ गया, मीडियम आ गया, इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन m। अब यहां कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो यहां जो कैपेसिटेंस है उसको, इसको मैं सी नॉट कह लेता हूं, इसको सी एम कह लेता हूं, जस्ट टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ दिस। कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम इज देयर इज गिवन बाय एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। एरिया तो चेंज नहीं किया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो चेंज नहीं किया, तो ये मुझे मिलता है सी एम, यानी कैपेसिटेंस विद सम मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन a अपॉन d। समझ आ रहा है क्या, चिंता मत करो, अभी नोट्स दिखा दूंगा। C नॉट इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए है, और ये हमारा जब मीडियम है उसके लिए है। अब मुझे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना है, मुझे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m का रेशियो चाहिए, जैसे मैंने यहां लिया था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो। अगर मैं यहां पर भी लूं तो क्या होगा, मैं दोनों को ही ले लेता हूं। Capacitance when there is air is given by epsilon naught A upon D, and when some dielectric slab is there I have epsilon m A upon D। चेंज कहाँ आया, सिर्फ परमिटिविटी में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ओके, परमिटिविटी स्पेलिंग देख लेना बस, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस एप्सिलॉन m, इट इज द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। इफ आई शो यू अगेन, एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पर, इफ आई शो यू इट इज समथिंग लाइक, जब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर हमारे पास एयर है, और अब मैंने क्या करा, यहां पर कोई स्लैब इंसर्ट कर दिया है एप्सिलॉन m परमिटिविटी का। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, C m upon C naught, if I divide these two, what I'm getting is epsilon m upon epsilon naught, यही आएगा। and what is this epsilon m upon epsilon naught, यही तो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हमने अभी क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हमने इसको लिखा था, फोर्स इन द मीडियम टू द force in the free space to the force in medium। this is my relation। एक बार मैं फटाफट बता देता हूं, F नॉट is force between charges in vacuum। अच्छा, वैक्यूम और एयर एक ही जैसा है, ठीक है, और ये Fm is force between charges placed in medium, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। Cm क्या है, Cm है कैपेसिटेंस, Cm इज कैपेसिटेंस, ये हमारे पास दिस वन इज कैपेसिटेंस। व्हेन डाइलेक्ट्रिक, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलते हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, ये जो स्लैब इंसर्ट कर दिया, स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो हमारा कैपेसिटेंस आया उसे हम Cm बोल रहे हैं, और जब फ्री स्पेस था तो वो C नॉट है। कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज C नॉट। एप्सिलॉन m इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन r, दिस इज माय रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज माय रिलेटिव
परमिटिविटी। और के क्या है? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने तुम्हें एक और बार पूरा लिख के दिखा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। इसको नोट्स फॉर्म में कैसे लिखना है, एक तो ये यहां से भी कॉपी कर सकते हो, एक और मैं शो कर देता हूं अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके उसको नोट्स बना लेना। मेरी हैंड रिटन नोट्स है, लेट मी शो यू। सो फर्स्ट हैव अ लुक टू दिस। यहां से इसको भी कॉपी कर सकते हो, ये भी सेम टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिमिलर थिंग्स आर हियर आल्सो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर आल्सो फॉर द नोट्स। Okay, let's get back to our topic. Capacity of a parallel plate capacitor with conducting slab. हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज लेट्स से प्लेट नंबर 1, ये नीचे जो है प्लेट नंबर 2 है, और बीच में मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, सॉरी यहाँ एक कंडक्टिंग स्लैब की बात कर रहे हैं। पहला जो डेरिवेशन है उसमें कंडक्टिंग स्लैब लेंगे, मतलब एक मेटल लिया है, कोई आयरन का पीस हो सकता है, कोई कॉपर का पीस हो सकता है, जो हमने दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, यहां एक और चीज ध्यान रखने की है कि इस स्लैब की थिकनेस सिर्फ हमने टी ली है। ठीक है, लेट कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ऑब्वियसली टी इज स्मॉलर देन डी होगा, क्योंकि तभी दोनों प्लेट के बीच में आ सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है ना। टी स्मॉलर देन डी inserted between plates of कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया। अब कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करते देखो क्या होगा। जब हमारे पास एक कैपेसिटर था, एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट थी, एक प्लेट नेगेटिव प्लेट थी। ठीक है, अब यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन जैसे ही तुम बीच में एक स्लैब इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव की वजह से यहां पर एक नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? यहां पर एक नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और इस नेगेटिव की वजह से यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। उतना ही जैसे मैंने यहां पर शो भी किया है, ये मेरा सारा पॉजिटिव प्लेट था ऊपर वाला, पॉजिटिव की वजह से यहां पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया, नेगेटिव की वजह से यहां पॉजिटिव आ गया, और ये तो नेगेटिव है। तो कुछ ऐसा सेटअप हुआ। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग है, यहां पर चार्ज को फ्लो होने में, चार्ज जो फ्लो होगा, चार्ज फ्लो नीड नो वर्क, कोई काम करने की जरूरत नहीं है यहां पर चार्ज को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि कंडक्टिंग है। अब क्योंकि कंडक्टिंग है, चार्ज को फ्लो कराने में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये मैं इक्वी पोटेंशियल भी बोल सकता हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं दे ऑल आर इक्वी पोटेंशियल, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहां से आया? हमारे को पता है E इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन लेंथ था ना, डेल्टा V बाई डेल्टा R, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। जब डेल्टा V जीरो है, इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यहां से भी समझ सकते हो। एक और फॉर्मूला है दैट E इज इक्वल्स टू, चलो इतना ही होता है। अब देखना, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स गेट reduced ड्यू टू दिस slab. Electric field between capacitors is reduced, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इतने रीजन में तो जीरो हो गई, अब जो भी है सिर्फ यहां पर और यहां पर है। ये जो येलो हल्का सा दिख रहा है, येलो वाले रीजन में, ये ग्रे वाला रीजन जहां स्लैब है, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? बाय
definition, I know one thing, capacitance is given by total charge upon total potential difference between the plates. टोटल चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, स्लैब के आने से स्लैब कोई नया चार्ज तो लेके आया नहीं है, स्लैब में कोई चार्ज तो था नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया है। कैसे, उसी को देखता हूं। ये मेरी मेन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, क्यों वही रहेगा, मैं V फाइंड आउट करके यहां पर वापस इंसर्ट करूंगा। ध्यान रखना इस इक्वेशन को, मैं कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना होगा, मैंने लिखा V इज इक्वल्स टू, देखो E था dV बाई dr, तो V हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस, जितने रीजन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एप्सिलॉन से कंफ्यूज नहीं करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं जानता हूं, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितने डिस्टेंस के लिए है, ये डिस्टेंस पूरा d है, t में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो बचा कितना, d माइनस टी इज लेफ्ट, तो मैं यहां पर d माइनस टी कर देता हूं। कहां से पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल्स टू E is equals to sigma upon epsilon naught. Epsilon naught is permittivity, okay? Permittivity of free space. क्योंकि ये जो रीजन है ये तो अभी भी एयर ही है या वैक्यूम ही है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है अभी भी E इज देयर। ये जो रेड एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E नॉट लिखा हुआ है, E नॉट भी लिख सकते हो, E भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्सिलॉन से कंफ्यूजन ना हो इसलिए E ही छोड़ दिया। E समझ में आ गया, तो ये मेरे पास V आ गया। दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। ये जो तुम्हारे पास यहां पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को उठा के मेन इक्वेशन में रख दो, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दिस इक्वेशन C इज इक्वल टू Q बाई V। यहां पर जो V है, इस V में मैं पुट करने वाला हूं जो इक्वेशन नंबर 2 आई है मेरे पास, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ये मैं वहां पुट कर देता हूं, तो मेरे को मिलता है C इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा D माइनस टी, D माइनस टी, नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज सिग्मा हियर, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सर, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या मैं सिग्मा को लिख सकता हूं टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट टू द टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करो ऊपर वापस, तो मुझे मिलता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन सिग्मा की जगह Q अपॉन A D माइनस टी, Q से Q कैंसल आउट हो गया, मुझे मिल गया कैपेसिटेंस जो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, दैट्स माय फॉर्मूला। बस, अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक ये जो कंडक्टिंग स्लैब था, ये कंडक्टिंग स्लैब नहीं होता यहां पर, तो मेरे पास फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अब D की जगह D माइनस टी हो गया, यही फॉर्मूला था, यही डिफरेंस आया है। जो इनिशियली मेरे पास फॉर्मूला था वो था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अब मेरे पास D माइनस टी हो गया है, सिर्फ इतना सा फर्क है। अब यहीं पे स्पेस नहीं है मेरे पास, मैं यहीं छोटा छोटा कर देता हूं, एक और छोटी सी चीज है, इट्स अ स्पेशल केस। स्पेशल केस देखो क्या कहता है कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये जो ग्रे कलर का, ये थिकनेस इसकी बढ़ते D के बराबर हो जाए, मतलब T इक्वल टू D हो गया, ये जो एयर वाला रीजन है खत्म हो जाए, दोनों प्लेट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ स्लैब ही रह जाए, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, स्पेशल केस इफ D इज इक्वल्स टू T हो जाए या T इक्वल टू D हो जाए तो कैपेसिटेंस बिकम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0 विच इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो कैपेसिटेंस अनडिफाइंड हो जाएगा, या ये कहो तो दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट कौन सी है, इट्स अ मेटल प्लेट, मेटल की प्लेट होती है, और ये भी तुम्हारा मेटल का है। तो अगर मैं यहां से एक मेटल को मेटल से कनेक्ट कर दूं तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, फिर तो नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, करंट ऊपर से आ रहा है, यहां से गया इधर आ गया, चलो स्टोर करेगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका कोई कैपेसिटेंस बचेगा नहीं, इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल कंडक्टर ओनली। तो if D equal to T then capacitance will become undefined. This is the special case. Just write it down carefully. कुछ चीज समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं अगला जब लेक्चर रिकॉर्ड करूं कभी तो उसमें ध्यान रहे। Go through it. Next is capacity of parallel plate capacitor with dielectric slab. ठीक है, इस बार हमारे पास क्या है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, इट्स नॉट कंडक्टिंग, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर भी मतलब बोल सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ इंसुलेटर ओनली, एक इंसुलेटिंग स्लैब यू कैन से इट, नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर बट खास इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ रिस्पॉन्स तो शो करते हैं, ऐसे इंसुलेटर्स को हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो ये जो इंसुलेटिंग स्लैब हम डालेंगे, जो ग्रीन कलर का स्लैब मैंने यहां इंसर्ट कर दिया, इसके इंसर्ट होने से क्या होगा, अब कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी ये मुझे यहां डिस्कस करना है। चीजें वही है, ये कैपिटल क्यू चार्ज, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव, ये T थिकनेस, दोनों प्लेट्स के बीच में D डिस्टेंस। एक जो चेंज है इस बार, वो चेंज है सिर्फ यहां कि पिछली बार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई थी, अगर ये कंडक्टिंग होता तो यहां पर इस ग्रीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई होती, लेकिन ये एक डाइइलेक्ट्रिक है इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है ना, कुछ तो फॉल करेगा। बाय इंडक्शन अगर ये ऊपर पॉजिटिव क्यू था तो यहां नेगेटिव क्यू हो गया, फिर यहां नेगेटिव क्यू तो ये पॉजिटिव क्यू, बाय इंडक्शन ओनली, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव है ही, तो इंडक्शन, अच्छा ये क्योंकि इंसुलेटिंग है, डाइइलेक्ट्रिक है, इसलिए कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, कंडक्टर की तरह नहीं रहेगा कि पोटेंशियल सेम रहे, यहां ऊपर वाले पार्ट पे और नीचे वाले पार्ट पे, इन दोनों जगह में पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस आएगा। वही अब मुझे यहाँ एडजस्टमेंट्स करने हैं, उसी को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेट्स बिगिन विद द डेरिवेशन। सबसे पहले लेट अस इंसर्ट अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T between the plates of capacitor। पहले तो मैंने ये करा, ठीक है, let K be dielectric constant of slab, जो कि यहां मेंशन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी के भी इक्वल है। अब मैं वापस कुछ वैसे ही करेंगे जैसा पहले किया था। बाय डेफिनेशन व्हाट आई हैव इज, बाय डेफिनेशन आई नो दैट सी दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल यही चीज हम पहले वाले डेरिवेशन में भी कर चुके हैं, एग्जैक्ट सेम जा रहे हैं अभी तक। जो चेंज आएगा वो V की वैल्यू फाइंड करने में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करने में डिफरेंस आना है, बाकी पूरा डेरिवेशन एग्जैक्ट सेम है जो हमने अभी किया है। लेट्स मूव, मुझे V निकालना है, V के लिए आई हैव द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस। नाउ सी देयर इज अ थिंग, ये जो ग्रीन रीजन है ये तो हमारा मीडियम हो गया है ना, मीडियम में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है EM, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E और नीचे छोटा सा M लगा रखा है। कितने रीजन में है, सिर्फ T रीजन में है। लास्ट केस में ये 0 थी, ये T रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो 0 थी,
इस बार इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ई एम। दूसरा, यहां पर एयर या वैक्यूम वाला रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉड। ठीक है, ये डैश हटाओ जरा। Here the electric field is E नॉड। यहां पर भी एयर है, यहां पर भी कितना E नॉड। कितने रीजन में E नॉड इलेक्ट्रिक फील्ड है? D माइनस टी रीजन में, क्योंकि T में तो AM हो गया, तो बचा कितना? ये व्हाइट वाला रीजन जो है जहां एयर है वो कितना बचा है? D माइनस टी बचा है। तो व्हाट आई हैव एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितने रीजन में थी? इट इज इन द रीजन D माइनस टी रीजन। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ रीजन में EM इलेक्ट्रिक फील्ड थी। कितने रीजन में? T थिकनेस वाले रीजन में टाइम्स T। ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। लास्ट केस में देखो, या जो डिफरेंस आया वो यहां पर आया है। ये 0 होता इफ स्लैब वॉज कंडक्टिंग। अगर स्लैब कंडक्टिंग होता तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता, लेकिन अभी ये इंसुलेटिंग है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसलिए 0 नहीं करना है। आई एम रबिंग दिस जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स। चलो, तो V मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज पता है। क्या चीज पता है मुझे? मुझे पता है कि E नॉड, मुझे पता है कि E नॉड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट्स में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम। सिर्फ परमिटिविटी ही तो चेंज हुई है, बाकी तो सब चीज सेम है ना। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इन प्लेट्स की वजह से ही है, ये जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इन प्लेट्स की वजह से ही है। तो जो सिर्फ डिफरेंस आएगा वो सिर्फ परमिटिविटीज पे आएगा, डाइलेक्ट्रिक पे आएगा, है ना। तो यहां मेरे पास ये आ गया। तो अच्छा, ऑल्सो ये भी यहीं लगा देता हूं, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, देयरफॉर ई नॉट मेरे पास हो गया, ई नॉट हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एंड ई एम मेरे पास हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन एम। इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं ऊपर, तो मुझे क्या मिलेगा? ये वैल्यू यहां पुट करता हूं ऊपर, देयरफॉर जो V आ गया मेरे पास वो आ गया Q ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस एप्सिलॉन एम की जगह Q अपॉन ए एप्सिलॉन एम इंटू टी। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? तो हो तो सकता है, कर देते हैं। मुझे एक और चीज पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अभी किया मैंने थोड़ी देर पहले ही, मुझे एक चीज पता है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम टू द एप्सिलॉन ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम कैन बी रिटन एज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इस एप्सिलॉन m को यूज करूंगा यहां पर, ये जो एप्सिलॉन m है यहां पर K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंसर्ट करने वाला हूं। तो इधर आ जाइए, मेरे को मिलता है देयरफॉर V इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q बाय ए टी। एप्सिलॉन m की जगह मैं लिख रहा हूं K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। सिंप्लीफाई करो जरा, Q कॉमन आ गया अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचता है D माइनस टी, यहां बचता है T अपॉन K। दिस इज लेट्स से माय इक्वेशन नंबर 2, और ये जो मेन इक्वेशन थी दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में मैं V की वैल्यू जो निकाली है अभी, जो सेकंड इक्वेशन निकाली उसे यहां पुट कर देता हूं, C इज इक्वल टू Q बाई V। ये तो डेफिनेशन से ही है। तो पुट
this second equation, in first equation what I'm getting is, just changing the color, what I'm getting is C is equals to total charge upon this V. तो Q A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यहां बचता है D माइनस टी प्लस टी अपॉन K. तो मेरे पास जो आता है C इज इक्वल्स टू, वो आता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के. दैट्स माय फाइनल फॉर्मूला फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था सबसे पहला फॉर्मूला, फिर हमने कंडक्टिंग स्लैब डाला तो हो गया डी माइनस टी. इस बार हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो हो गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. ये हमारा मेन फॉर्मूला है. यहां से हम बाकी दोनों फॉर्मूलेस को भी डिराइव कर सकते हैं यूजिंग आर स्पेशल केसेस. जैसे अगर मैं यहां पर स्पेशल केस की बात करूं, स्पेशल केसेस में अगर मैं पहला वही, इफ डी इज इक्वल्स टू टी हो जाए, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ग्रीन कलर का, ये पूरा स्लैब पूरे को कवर कर दे, एयर के लिए जगह ही ना बचे. दोनों प्लेट्स के बीच में हमने जो स्लैब डाला पूरा फिट हो गया, डी और टी दोनों बराबर हो गए, तो क्या होगा याद रखना इस बार ये डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टिंग नहीं है. कंडक्टिंग था तो अनडिफाइन हो जा रहा था, बट इस बार एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. डी इक्वल टू टी होगा तो मुझे मिलता है सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के. तो मुझे मिल गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टाइम्स के. तो अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस पूरी है, फुल है, डी इक्वल टू टी है, तो मेरा कैपेसिटेंस के टाइम्स इनिशियल हो गया. ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, ये कैपेसिटेंस जब सिर्फ एयर थी. किसी के डाइलेक्ट्रिक का अगर मैं कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्लैब इंसर्ट कर दूं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ये ध्यान रखना है. यहीं से मैं एक और स्पेशल केस निकाल देता हूं. इफ स्लैब इज कंडक्टिंग, अगर स्लैब कंडक्टिंग हो तो क्या होगा, के इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा. स्लैब अगर कंडक्टिंग है तो के इनफाइनाइट हो जाता है. के इनफाइनाइट वेरी हाई, बिकॉज कंडक्टर्स के लिए जो परमिटिविटी वो बहुत हाई होती है. देयरफॉर जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के की वैल्यू बहुत हाई है तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, टी अपॉन के जीरो, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी बचेगा. ये फॉर्मूला हम अभी डिराइव कर रहे थे जब हमने अपने स्लैब को कंडक्टिंग लिया था. तो दोनों ही स्पेशल केस यहां से कवर हो जाते हैं. ये हमारा मास्टर फॉर्मूला हम कह सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वाले रिलेशन से हम पिछले वाले जो दोनों केस हैं उनको यहां पर डिराइव कर सकते हैं बड़े आराम से. सो जस्ट कॉपी दिस and this also, this also, ठीक है, ये यहाँ कॉपी कर लेंगे. That's the relation. Moving on to the next topic, we have effect of inserting dielectric slab when the battery is connected and when the battery is disconnected. मतलब हमारे पास कैपेसिटर है, दो प्लेट्स है, हम दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर को इंसर्ट करने वाले और दोनों केस देखेंगे कि एक बार जब बैटरी कनेक्टेड है हमने स्लैब इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, और एक बार जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा. जस्ट तो सर्किट डायग्राम देखते हैं, वहां से देखते हैं क्या हो रहा है, क्या बात चल रही है. बात चल रही है कुछ ऐसी कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने. कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है या सेल से कनेक्ट किया हुआ है और मैं यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देता हूं. यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सम कांस्टेंट के यहां पर इंसर्ट कर देता हूं. तो मुझे बताना है इस कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा
चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे और एनर्जी. हाउ दीज 5 टर्म्स विल चेंज इफ दिस हैपन्स. यहां पर बैटरी कनेक्टेड है एंड द सेकेंड केस इज कि जब मेरे पास कैपेसिटर है लेकिन देर इज नो बैटरी, मतलब बैटरी को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, ऑफ हुआ है, स्विच इज ऑफ हेयर, कोई स्विच नहीं है और मैं अब इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देता हूं, सेम के कांस्टेंट. तो इसके वेरिएबल्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है, सी, क्यू, ई, वी एंड यू. These 5 factor I have to look around. I hope things is clear. यहां पर कैपेसिटर मेरा कनेक्टेड था, बैटरी से भी कनेक्टेड है, मैंने चलते हुए कैपेसिटर में एक स्लैब इंसर्ट किया. दूसरे वाले केस में कैपेसिटर चार्ज किया पहले, फिर मैंने बैटरी को ऑफ कर दिया, उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया. तो इन फैक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा ये मुझे डिस्कस करना है. तो बिगिनिंग विद दिस, पहले कनेक्टेड वाला देखते हैं. लेट्स से जो नए नए पैरामीटर्स हैं इनको मैं डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, जो पुराने हैं उनको बिना डैश के रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो, अब अगर मैं कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल देता हूं, बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो कैपेसिटेंस है हो जाएगा के टाइम्स सी. ये मैंने जस्ट अभी देखा. एफ डी इक्वल टू एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैं यहां लेके चल रहा हूं, पूरा टी थिकनेस का है, तो ये जो कैपेसिटेंस है के टाइम्स इनिशियल वैल्यू हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो इनिशियल वैल्यू थी. तो ऐसे केस में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, ये जो टी इक्वल टू डी वाला केस है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द प्लेट्स सेपरेशन. ठीक है, तो यहां जो सबसे पहला मुझे मिलता है कि कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर द बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड. यहां सी डैश, इसमें भी बैटरी ऑफ है, ऑन है, चार्ज है, अनचार्ज है, कुछ भी है, दिस विल बिकम्स के टाइम्स सी. ये तो बिल्कुल क्लियर है, दोनों में सेम रहने वाली चीज है, कोई डाउट. दूसरा है हमारे पास चार्ज. अब मुझे ये बताओ, चार्ज सप्लाई कौन करता है? बैटरी सप्लाई करती है. चार्ज कोई हवा से तो आता नहीं, बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर. हमने क्या किया, स्लैब डाला, स्लैब डाल के कैपेसिटी बढ़ गई. कैपेसिटी बढ़ने से क्या चार्ज भी बढ़ेगा? तो हाँ, कैपेसिटी बढ़ गई, बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी और चार्ज भेजेगी. ये ऐसे समझ लो, तुम्हारे पास एक 10 लीटर का बकेट है, तुम एक नदी में गए, पानी बह रहा है, तुमने वो 10 लीटर की जो बाल्टी है वो पानी में डाल दी, तो तुम्हारे पास कितना वाटर आएगा, कितना पानी आएगा? 10 लीटर, 10 लीटर पानी तुम्हारे पास आ गया. तुमने कुछ किया, अपनी जो बकेट है तुमने उसका साइज बढ़ा दिया, 15 लीटर्स कर दिया. पानी में ही है बाल्टी, तुमने उसे फैला के कुछ करके 15 लीटर्स का बना दिया. क्या तुम्हारे पास ज्यादा पानी आ जाएगा? भाई पहले 10 लीटर आया था ना, तुमने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, कैपेसिटी बढ़ा के 15 लीटर कर दी, तो क्या तुम्हारे पास ज्यादा पानी आएगा? तो हाँ, 15 लीटर पानी आएगा, क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड है. सोर्स का काम है उसमें पानी भरते रहना. जितना बड़ा तुम टैंक लेके जाओगे, जितना बड़ा तुम अपना वेसल लेके जाओगे, उतना पानी उसमें भरता रहेगा. 10 लीटर था तो 10 भर गया, 15 था तो 15 भर गया. तो जब बैटरी कनेक्टेड है और तुमने कैपेसिटेंस के टाइम्स कर दिया, तो जो चार्ज होगा वो भी के टाइम्स ओरिजिनल चार्ज हो जाएगा. कैसे होगा ये मैं यहां से समझ सकता हूं. मुझे पता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है. तो जो अच्छा V तो चेंज नहीं हुआ, बैटरी तो V ही है, वो तो 10 वोल्ट 20 वोल्ट जितने भी वोल्ट की थी वो लगी हुई है, उसे नहीं छेड़ रहे. V इज कांस्टेंट. तो अगर तुम्हारा C जो है वो K टाइम्स C हो गया, तो ये जो चार्ज है इसको भी तो K टाइम्स Q होना पड़ेगा, तभी तो ये V कांस्टेंट बैठेगा, वरना तो V चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए जो चार्ज है यहां पर वो भी K टाइम्स Q हो जाएगा. जैसे ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा वैसे ही बैटरी उसमें और चार्ज भर देगी. बट दिस थिंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस केस, क्योंकि यहां पर बैटरी तो है नहीं, बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, एज there is no battery to
टू सप्लाई चार्ज। कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, तुमने अपनी बाल्टी मान लो 10 लीटर से 15 लीटर तो कर दी, लेकिन वो पानी इसमें नहीं डुबा रखी है, उसे तुम यहाँ रूम में लेके खड़े हो, तो यहाँ तो तुम उसे 20 लीटर कर दो, 50 लीटर कर दो, तुम्हारी बकेट का साइज बढ़ता जा रहा है, पर क्योंकि वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसमें जो पानी है वो नहीं बढ़ेगा, वो जितना भी था स्टार्टिंग में उतना ही रहेगा, तो चार्ज विल रिमेन सेम क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के आने से क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है, उससे पहले मैं जो आता हूं जरा V पे आता हूं। V थोड़ा ज्यादा आसान है समझना, और वहां से फिर हम E को समझ लेंगे। V इज गिवन बाय फर्स्ट, इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेट A एंड प्लेट B है वो ये V है। क्या मैंने बैटरी को चेंज किया? नहीं किया, तो V डैश इक्वल टू V ही रहेगा, क्योंकि जो बैटरी है वो सेम है, बैटरी इज सेम। भाई बैटरी का काम ये V पोटेंशियल को मेंटेन करना है, तुम इसे पास लाओ, दूर ले जाओ, एरिया बढ़ाओ, स्लैब बढ़ाओ, चार्ज बढ़ाओ, कुछ भी कर लो, इस बैटरी का काम है A B प्लेट्स पे V पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो जो फोर्थ पॉइंट है V डैश, जो न्यू पोटेंशियल आएगा स्लैब इंसर्ट होने के बाद, वो भी V ही रहेगा क्योंकि बैटरी सेम है। इतना समझ आता, बैटरी सेम है, V सेम रहेगा। मैंने यहां पर भी V सेम लिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV अपॉन dr, है ना, dV अपॉन dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे याद आ रहा है वो हो जाएगा E नॉट, जो स्टार्टिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अपॉन K। E नॉट अपॉन K कहां से आया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले से आया, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, दिस। अच्छा, ये फोर्स के लिए पढ़ा था, जैसे फोर्स के लिए होता है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ट्रू होता है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम इज आल्सो इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो EM या E नॉट अपॉन EM इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही मैंने यहां पर यूज किया। मेरी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड है EM विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन K हो जाएगा। इसको मैं यूज कर रहा हूं अपना यहां काम बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम E नॉट अपॉन K, क्योंकि एयर जब होती है, एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर होती है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसा समझ लो। इसके अलावा कोई भी स्लैब तुम डालोगे, कितना ही इंसुलेटर हो, एयर से या वैक्यूम से अच्छा इंसुलेटर तो नहीं होगा, तो वो कुछ तो परमिट करेगा, कुछ डिग्री ऑफ परमिटेंस तो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाने से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? डिक्रीज हो जाएंगी कंपेयर टू दैट ऑफ एयर। ठीक है, एयर में E नॉट था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश हो गया, E डैश विल बी E नॉट अपॉन K, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल कर गई। अब यहां अच्छा, इस ऐसे अगर K बढ़ता रहे, K जितना अच्छा तुम कंडक्टर लगाओगे, अगर ये इंसुलेटिंग से करते करते कंडक्टर पे आ गया तो K की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। K बहुत हाई होने से E डैश 0 हो जाएगा। इसीलिए जब कंडक्टर्स होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है, अगेन इसका भी कोई लेना देना नहीं है अपनी बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड से, इसलिए यहां पर भी रेड्यूस होगा, यहां पर रेड्यूस होगा। E डैश E नॉट बाई K, E डैश E नॉट बाई K, बोथ साइड इट रिमेन्स सेम। अच्छा, यहां पोटेंशियल सेम था, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहां पोटेंशियल में चेंज आएगा क्योंकि यहां बैटरी तो डिस्कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड होती तो कुछ भी होता, बैटरी मेंटेन कर देती अपना पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इस बार बैटरी कनेक्टेड नहीं है और मुझे पता है E इज इक्वल टू होता है dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई r, r चेंज नहीं किया लेकिन E फॉल कर गया, E K टाइम्स डिक्रीज हो गया है, r चेंज नहीं हुआ, r मींस द डिस्टेंस बिटवीन दिस, तो V भी फॉल करेगा। V will also become V नॉट अपॉन K।
पोटेंशियल डिफरेंस भी फॉल कर गया जब बैटरी डिसकनेक्टेड थी। अब यह स्पेस कम पड़ गया तो मैं नई शीट ले रहा हूं। नई शीट पे वापस सेम चीजें यहाँ अलाइंड है, वापस मैं फटाफट लिख देता हूं। C डैश इज K टाइम्स C, यहां पर भी C डैश इज K टाइम्स C। चार्ज, क्योंकि यहाँ बैटरी कनेक्टेड थी तो ये K टाइम्स Q हो गया, यहां पर बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तो ये सेम रहा, दिस रिमेन्स सेम। ये की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है, चार्ज सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V डैश इज इक्वल्स टू V रहेगा, ये सेम है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस फॉल कर गया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही फॉल करेगी। E अपॉन K, E डैश इज इक्वल्स टू E अपॉन K। एंड द लास्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV²। इस केस में देखो V तो चेंज हुआ नहीं, C हो गया है K टाइम्स ओरिजिनल, तो जो U डैश होगा वो हो जाएगा K टाइम्स U, यानी कि एनर्जी बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जब तुमने स्लैब इंसर्ट किया तो बैटरी ने वर्क किया एक्स्ट्रा चार्ज भेजने के लिए। ये जो Q डैश K टाइम्स Q हो गया है, ज्यादा चार्ज भरा गया है तो ऑब्वियस है एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। जितना ज्यादा बैटरी वर्क करेगी चार्ज भेजने के लिए, उतना उस कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो फॉर्मूला सेम लगा रहा हूं, U इज इक्वल्स टू हाफ CV²। C तो K टाइम्स इंक्रीज हुआ है लेकिन V K टाइम्स डिक्रीज हुआ है, और जो U है वो V² पे डिपेंड कर रहा है, C पे तो लीनियर डिपेंडेंस है। इसीलिए यहां जो U डैश है वो ओरिजिनल अपॉन K, यहां पर एनर्जी डिक्रीज कर गई है, फॉल कर गई है। क्यों फॉल करी है इसका आंसर आपको ढूंढना है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू ऑल कि ये जो एनर्जी है अगर ये फॉल कर गई तो कहां गई, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सब जगह फॉलो होगा। अगर मैं यहां पर स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, तो स्लैब इंसर्ट करते हुए इस कैपेसिटी की एनर्जी कम क्यों हो गई। यू हैव टू थिंक ओवर दिस। बहुत रेयर पूछा जाता है बट क्यूरियस क्वेश्चन है ना। तो मेक अ नोट ऑफ दिस, इट होल्ड इंपॉर्टेंस। और जरा फिर 2-4 क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल सम अप दिस लेक्चर। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, रीड इट। इस डायग्राम में एक छोटा सा इश्यू है, एंड इश्यू इज ड्यू टू दिस डायग्राम इटसेल्फ। ये वाली लाइन यहाँ सिर्फ ये इन्हें भूल जाओ, ये है भी बिकॉज ये सिर्फ ये V1, V2, V3 के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ वायर नहीं है कोई। तो अगर मैं देखूं C1, C2, C3 तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो मतलब पैरेलल तो नहीं हुआ, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ C1, C2, C3 आर इन सीरीज। अच्छा यहाँ तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि तीनों सीरीज में, तो बोथ आर इन सीरीज। माय C ऑप्शन इज करेक्ट। इजी था डायरेक्ट देखना था और आंसर करना था। नो, माय ऑप्शन C इज करेक्ट हियर। Moving on to next question. Capacitor is this, the metal sheet of thickness T/2. C, एक कैपेसिटर तुम्हें दिया हुआ है जिसकी थिकनेस है D। हमने एक मेटल की शीट कुछ D/2 थिकनेस की यहां पर इंसर्ट कर दिए। आई हैव टू टेल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन द टू केस। जो ओरिजिनल केस है वहां कैपेसिटेंस होगा ε0A/d, और जब मैंने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर इंसर्ट कर दिया है, जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा ε0 ही रहेगा A/d-t, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्लैब है ना। शीट मेटल शीट मतलब एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट किया गया। इफ आई टेक द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस इन टू केसेस, लेट मी डिवाइड दीज टू। आई गेट C/C डैश इज इक्वल्स टू ε0A, और ε0A तो कैंसिल हो गया, मुझे मिलता है d - t
डी, अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, एक और चीज गिवन है, वो ये कि मुझे टी की वैल्यू तो गिवन है, तो मैं वैल्यू लगाता हूं ना, सी डैश इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई टू, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। तो जब ये वैल्यू यहां जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट 1 अपॉन 2 एज द रेशियो। सो हो सकता है सी डैश अपॉन सी लिखा हो, सी डैश अपॉन सी विल बिकम 2:1, सो दिस ए ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अभी किया था कंडक्टिंग स्लैब के लिए, फॉर्मूला है जो टी थिकनेस, जस्ट लुक एट दिस एंड सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड नाउ। Capacitance of a capacitor becomes 7/6 times C dash becomes 7 upon 6 C if dielectric slab of thickness T equal to 2/3D दिया है, dielectric slab दिया है, D is the separation, find the electrostatic constant in the slab। ठीक है, हमारे पास देखो सॉल्यूशन, देखो ये तो गिवन ही है, मेरे पास फॉर्मूला है जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो वो याद नहीं फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो फंस जाएंगे, है ना, तो ये याद होना चाहिए। और ये कह रहा है जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, जो न्यू कैपेसिटेंस 7/6 टाइम्स सी है, कैन आई राइट, देखो ये तो जब स्लैब हमने डाल दिया के वाला तब आएगा, तो आई हैव दिस एज सी डैश, और जो C है वो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सारी चीजें यहां गिवन है, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। C डैश इज 7/6 टाइम्स C, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी भी मुझे गिवन है 2/3 D प्लस 2/3 D के, यही आएगा। ये आ गया, C की वैल्यू मुझे पता है, ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर, इस वैल्यू को यहां लगा दूं, 7/6 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 2D/3 प्लस 2D/3k। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो कॉमन लेके हट गया सब जगह से, व्हाट इज लेफ्ट इज, यहां बचता है सिर्फ 7/6, यहां बचता है 1 और नीचे बचता है 1 माइनस 2/3 प्लस 2/3 के, यही उसमें। इसी को सॉल्व कर लो, लेट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 7 1 माइनस 2/3 प्लस 2/3 के इज इक्वल्स टू 6। 3 minus 2, this is 1/3, तो ये हो गया 7 1/3 प्लस 2/3 के इक्वल टू 6। आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ा लेंदी लग रहा है मुझे ये सॉल्व करना। 2 into 7, this will become 14/3 k is equals to 6 minus 7/3, so this is 18 minus 7 11/3, so this k is equals to 14/3 into 3 18 11, so this is 14/11. That's my answer. The value of k dielectric constant is 14/11. और भी क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड, सिमिलर से, देखते हैं क्या बनता है। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है गलत हो जाए भी मुझे, क्योंकि आंसर मैंने वेरीफाई नहीं किया है, बट स्टिल द प्रोसेस विल रिमेन सेम ओनली, है ना, ध्यान देंगे। और भी करना, हियर इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो, बाकी और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। ये था हमारा कैपेसिटर्स का। कैपेसिटर्स में हमने अब सब चीज पढ़ लिया है। दिस इज द लास्ट लेक्चर जो हमने अभी किया। 3 लेक्चर करे हमने टोटल। पहले में हमने बेसिक्स पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था, वर्किंग पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। फिर हमने सेकंड लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर पढ़ा, सीरीज पैरेलल, और ये थर्ड जहां हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इफेक्ट ऑफ स्लैब को स्टडी करा है। तो कैपेसिटर्स हमारा ओवर होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पर ओवर हो जाता है।
दोनों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हम 2 कर चुके हैं, और अब जो अगली क्लास होगी वो होगी नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे, जहां पर कोई 30-40 क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं कि कंपाइल करे जाए अच्छे क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें एग्जाम्स में भी हेल्प मिले और क्योंकि प्रैक्टिस में भी हेल्प मिले। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।